जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। -13.6 जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर बाई सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का होता है, क्योंकि उसका एन का वैल्यू जेड का वैल्यू 1 होता है, तो एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 13.6 आ जाता है। हीलियम प्लस का सेकंड का इतना होगा, 2 और 2 रख दोगे तो Li2 प्लस का 3 का होगा, क्योंकि जेड का वैल्यू 3 होता है। तो -13.6 सबका कुछ ना कुछ है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाँ, 2 इंटू टोटल एनर्जी। टाइम पीरियड आर वगैरह छोड़ो, अभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं, वो थियरी वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं ना। आज वो कंप्लीट कर ले तो करके आ पाओगे। ठीक है, देखो कहाँ तक किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा टफ था, है ना। जिसने रिवीजन किया उसे समझ में आया होगा, जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया उनका चला जाएगा वो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया अच्छे से? हाँ तो वो, हाँ जिन लोगों ने रिवीजन घर पे अच्छे से समझने की कोशिश की होगी उन्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे ही होता है, क्लास में थोड़ा कम समझ में आएगा, घर पे जाकर पूरा करना पड़ता है। टोटल फॉर्मूले क्या हो गया हम लोग पास? आर का वैल्यू कितना था? आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। वी का वैल्यू वी नॉट जेड बाई एन। एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, मतलब वी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर एन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल ना। ये आ जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, माइनस ही रखे कि याद रहे। और टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी। आर था कितना? एन स्क्वायर बाई जेड, और वी है जेड बाई एन। ये कितना होगा? 2 पाई आर नॉट वी नॉट इंटू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। इतने फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने। इसके अलावा एक फॉर्मूला आ गया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम टोटल एनर्जी। तो एटॉमिक का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सब फॉर्मूला भी याद है तो काम हो जाता है, डेरिवेशन नहीं याद है फॉर्मूला से काम हो जाता है। नेक्स्ट, तो कुछ ग्राफ बताओ। आर और एन, क्या ग्राफ जाएगा? ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मालूम है किसी को वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा ग्राफ होता है? नहीं, तुम्हें स्ट्रेट लाइन नहीं मालूम तो ये भी नहीं मालूम होगा। हाँ आर्यन, गुड। आर्यन सार्थक, कुछ लोगों को मालूम है। इट इज पैराबोला। ये पैराबोला होगा, तो एन का वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव आएगा आर, मतलब ये ग्राफ कुछ इधर से जाएगा ना। एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। वो ऐसे होता है, देखो एक कर्व ले लें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लो,
एक्स का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, सॉरी वाई का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव। एक्स एक ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो चुका है ना। तो इसका ग्राफ जो होता है पैराबोला, वाई निगेटिव या पॉजिटिव, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है और एक्स हमेशा पॉजिटिव, तो ऐसा जाएगा। यही होगा ना। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये सब कांस्टेंट है, सब डिटेल में तो उधर जाओगे। तो इसका ग्राफ किधर से आएगा, कौन सा एक्सिस, एक्स तुम स्क्वायर है ना, तो एक्स का वैल्यू निगेटिव लो या पॉजिटिव लो, निगेटिव और पॉजिटिव। वाई ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो वाई ऑलवेज पॉजिटिव हो तो एक्स का वैल्यू सीधे से जाएगा, यही होगा ना। क्लियर। तभी क्या करेंगे इसका, आर और एन स्क्वायर, वाई और एक्स में कैसे होगा, पॉजिटिव निगेटिव ये इधर से आएगा, तो ये ग्राफ इधर ऐसा जाएगा ना। इसका इस साइड वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि एन हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। और आर हमेशा इसका पॉजिटिव आएगा। एन का वैल्यू 0 तो आर का वैल्यू 0, यहां से पास करेगा। ओके, ये क्लियर हुआ। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये वाला ग्राफ। हाँ, ये वही ग्राफ है ना। हाँ सिद्धि बताओ। सर हम लोग ने इधर y को पॉजिटिव क्यों लिया? किस में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हाँ हाँ, उसमें। एक्स का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो वाई क्या आएगा, एक्स का वैल्यू -3 रखो या +3 रखो, क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू एक पॉजिटिव ही आएगा ना। सर लेकिन समझो कोई तो एक कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, तो फिर y का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए ना। ये हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया, 4a। ओके ओके, ठीक है। 4a पॉजिटिव है, ये पूरा ग्राफ तो उधर जाएगा, तो मैं क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हम्म। बट लोग अभी के लिए एक्स का वैल्यू -1 या +1, यहाँ पे -1 रखे या +1 रखे, देखो सेम हाइट, वाई वही आएगा ना यहाँ से, हाँ हाँ। तो इसलिए ग्राफ के। ओके, नेक्स्ट करें। पहला ग्राफ ये हो गया, तो पैराबोला भी आज मालूम चल गया, अब ऐसे करते रहोगे। आर और एन स्क्वायर का ग्राफ बताओ। स्ट्रेट लाइन, हाँ लीनियर स्ट्रेट लाइन, राइट। तो पहले आर और एन स्क्वायर में क्या रिलेशन है वो लिखें। तो रिलेशन दिख रहा है, आर इक्वल टू R0 n² / z, यही है ना। ये हो गया x और ये हो गया y, तो y = mx, यही है ना। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y = mx का ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन से पास करते हुए ना। n² का वैल्यू, n का वैल्यू 0, r का वैल्यू 0। अभी तो ये टेस्ट में थोड़ा कम ही देंगे ग्राफ वाला, क्योंकि मैथमेटिक्स का यूज ज्यादा आता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता अभी। हाँ, बट जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उन्हें इजी पड़ जाता है। नेक्स्ट बताओ, r और z फॉर n = कांस्टेंट, n का वैल्यू 2 3 4 कर दिया जाए, z का वैल्यू वेरी कर रहा है।
लीनियर नहीं, ये दोनों का ग्राफ है ना। n कांस्टेंट है, ये y हो गया, ये x हो गया, और ये कांस्टेंट है k। एक्स वाई इक्वल टू के, ये ग्राफ होता है हाइपरबोला। गुड, तीसरा ग्राफ भी आ गया। यही तीन ग्राफ हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है, पैराबोला, हाइपरबोला और ये। एक्स वाई इक्वल टू सी का क्या ग्राफ होता है? सपोज एक्स वाई इक्वल टू 5 है, तो एक्स का वैल्यू 5 होगा तो वाई का वैल्यू 1/5 होगा। नो, एक्स का वैल्यू 5 होगा तो वाई का वैल्यू 1 होगा। एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो वाई का वैल्यू 5 होगा। ये होगा ना, एक्स का वैल्यू 1000 हो गया, 1 ले लें, बेटर होगा, इजी होगा करना। सपोज एक्स वाई इक्वल टू 1 है, एक्स का वैल्यू यदि 5 है तो वाई का वैल्यू 1/5। ये 1000 है, ये 1/1000, ऐसे ही होगा ना। ये 10⁻⁻5 है, ये 10:5 होगा। ये जितना छोटा होगा ये उतना ही बड़ा होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? ये इस तरह से जाएगा, एक्स इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो वाई 0 की ओर जाएगा। इस ग्राफ का नेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। वही हुआ ना आर और जेड का ग्राफ। तो अभी थर्ड ग्राफ भी तुम्हें मालूम चल गया कि एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आए तो उसे हाइपरबोला बनाओ। ओके, ठीक है। अभी थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि तुम लोग जानते ही नहीं हो कि कुछ ऐसा भी कंसेप्ट है ना। हाइपरबोला, पैराबोला पहली बार समझ में आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो अब लर्न कर लेना। एक्स वाई इक्वल टू के कहीं भी दिखे ना तो हाइपरबोला, और एक स्क्वायर रहे और एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वही रहेगा। हाँ, इसको अलग अलग क्वाड्रेंट नहीं ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों रखना है हम लोग को? क्योंकि रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। जेड का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता, तो किसी और क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। तो केमिस्ट्री में सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखेंगे। मैथमेटिक्स में सारे क्वाड्रेंट में ले जाओगे, बट जेड कभी हो सकता है एटॉमिक नंबर -3, -4, -5, तो इधर तो नहीं आएगा। रेडियस भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इधर नहीं आएगा। क्लियर? इक्वेशन क्या आ गया? आर को वाई मान लिया है और जेड को एक्स मान लिया है, तो आर जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना। आर और जेड का इक्वेशन क्या आ गया? आर इंटू जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब हाइपर बोला, तो वही क्या है? यही है ना, आर इक्वल टू, नहीं समझ में आया, आर नॉट एन स्क्वायर वाई जेड है। तो तुम्हें ग्राफ इसका चाहिए, ये एक्स और ये वाई। तो क्या रिलेशन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, या एक स्क्वायर है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वो भी नहीं है। ये थर्ड वाला हो गया, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स वाई इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आ गया था, हाइपर बोला हुआ ना। अभी क्लियर हुआ? आर इज, एक मिनट, क्या डाउट है? आर इज ऑन एक्स एक्सिस, मैं उल्टा पूछना चाहता हूँ, जेड ऑन वाई एक्सिस, तो भी करो। आर इज ऑन एक्स एक्सिस, वो भी पूछ सकता है। वो तो तुम्हें दे देगा क्वाड्रेंट, इसको तुम बोलो आर इधर कर दें जेड इधर कर दें तो क्या ग्राफ होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा। क्यों? आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, बाई जेड। इसको तुम बोल लो कि वाई माने, इसको एक्स माने, तो क्या नेचर चेंज हुआ? एक्स वाई इक्वल टू के ही तो रहा। ओके, नेक्स्ट। अब पैराबोला पे बैक नहीं, पैराबोला जो बताया था उसी से। अच्छा ठीक है, देख लो पैराबोला भी, पहली बार देख लो।
बट ये सब पे जल्दी से निकलना है, ये सब अपना काम नहीं है, थोड़ा बहुत समझो और निकल जाओ, अपना काम स्पेक्ट्रम समझना है, वरना उधर ही रह जाएगा। बैक जाना पड़ेगा। ओके, हाँ ये नहीं समझ में आता है, बताओ अनुष्का क्या नहीं समझ में आया इसमें, बोलो कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। फर्स्ट पार्ट में क्या, बताओ वो, अनम्यूट करता हूँ, बताओ। हाँ बोलो अभी। सर फर्स्ट इक्वेशन में वो r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड है, तो आपने n कैसे लिया वहाँ पे, वो नहीं समझ में आया। एन कैसे लिया, दिया हुआ आर और एन का ग्राफ बताना है तुम्हें, ये क्या गिवन है, आर और एन का ग्राफ बताना है ना, तो आर क्या हो गया, वाई एक्सिस ना, वो यहाँ हाँ पे दे देगा आर और एन स्क्वायर, आर स्क्वायर एन, एन आर क्यू एन, एन एन का पावर 4, कुछ भी दे देगा वो। हाँ आर दे दिया है, आर क्या लेना है, वाई एक्सिस, उसने बोला इसको वाई लो, हाँ और एन को क्या बोला, एक्स लो, तो ये एक्स लोगे तो एक्स स्क्वायर पड़ गया ना ये, हाँ तो वाई इक्वल टू समथिंग स्क्वायर पड़ गया, तो वो तो पैराबोला भी होता है ना, एक का स्क्वायर होता है, एक कांस्टेंट होता है, वाई स्क्वायर एक्स होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई होगा, तो ये हाँ वही पड़ गया ना, एक्स स्क्वायर और ये वाई ना, हाँ तो ये क्या होगा, इसमें एक्स का वैल्यू निगेटिव लो या पॉजिटिव लो, वाई पॉजिटिव ही आएगा। हाँ पॉजिटिव है। ये रो अभी तो उसका ग्राफ बस हाँ कर देना। थैंक यू सर। फॉर ए कांस्टेंट वो सब क्या आएगा बाद में, अभी कांस्टेंट मान लो, फॉर ए नहीं भी मालूम है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स का ग्राफ मैं बता रहा हूँ, दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई का ग्राफ है, फॉर ए भूल जाओ, के मान के चले। बैक, हाँ अभी डाउट आया तो उसी से मैं क्लियर करो, बैक पे जाना बार बार बहुत डिफिकल्ट होगा, जो जहाँ पे डाउट रह जाए क्लियर कर लो वहीं पे। ओके, अब नेचर तुम्हें सबका मालूम है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, और ये मतलब कहीं भी तुम्हें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिखे तो स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स दिखे, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई देखे, ये सब पैराबोला है ना, और एक एक्स वाई इक्वल टू सी देखे, हाइपरबोला। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये चार ग्राफ दिखेगा आप लोगों को। कई लोग इसमें सोचना ही नहीं चाहते होंगे तो उनका थोड़ा वीक पड़ जाएगा, जबकि कुछ है नहीं, ये फॉर्म देखो आप पुट करो, जैसे आगे के क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। आर और वन बाई जेड का ग्राफ, आर और वन बाई जेड, आर और जेड का पहले रिलेशन लिखो, आर इक्वल टू व्हाट, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, आर क्या हो गया, वाई एक्सेस, वन बाई जेड इक्वल टू एक्स एक्सेस, और ये कांस्टेंट, मतलब वाई इक्वल टू एक कांस्टेंट एम इंटू एक्स है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू हो रही है, तो पहले आर और वन बाई जेड का एक रिलेशन लाने की कोशिश करो, कैसे लिखा, आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर इंटू वन बाई जेड, ये पूरा वन बाई जेड ही एक्स एक्सेस है और आर इज वाई एक्सेस, तो ये क्या बच गया, एम ना, तो पावर दोनों का वन वन रहे, वाई और एक्स का पावर दोनों वन वन रहे, तो स्ट्रेट लाइन होना ही है, वाई और एक्स दोनों का पावर वन एंड वन है, और किसी एक का स्क्वायर दिखे तो हाइपरबोला, पैराबोला सॉरी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई दिखे तो कांस्टेंट। ये क्लियर हो गया सबको, वी और जेड का ग्राफ बताओ, वी इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन,
n इक्वल टू कांस्टेंट है, मान लो थर्ड ऑर्बिट है, सबके थर्ड ऑर्बिट का ग्राफ, सबके फोर्थ ऑर्बिट का ग्राफ, लीनियर स्ट्रेट लाइन, राइट। कई लोगों को क्लियर हो गया, गुड। ये y है और ये एक कांस्टेंट हो गया और ये x है, y इक्वल टू mx पड़ गया ना, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही था ना, y इक्वल टू mx। v और n का ग्राफ बताओ। z इक्वल टू कांस्टेंट, मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, z कांस्टेंट है क्या हाइड्रोजन के लिए, v और n का ग्राफ क्या होगा? गुड, अभी कई लोगों को क्लियर हो गया हाइपरबोला। तो v इक्वल टू, देखो v नॉट जेड बाई एन है ना, तो v और n का ग्राफ लेना, ये एक कांस्टेंट ले लेना, ये कांस्टेंट है, तो ये y है, ये x है, तो y एक्स वाई इक्वल टू सी आ गया ना, v को y पुट कर दो और n को x पुट कर दो, तो v y इक्वल टू क्या बच गया तुम्हारा, v इंटू एन इक्वल टू वी नॉट जेड, ये हो गया y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट। ई और जेड का ग्राफ, ई इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन। अब ई नेगेटिव आएगा, होगा तो वाई पर बोला ही है ना, जेड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जेड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जेड इस साइड नहीं जाएगा, जेड इसी फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और ई नेगेटिव होगा, जेड नेगेटिव, जेड का जो भी वैल्यू का नेगेटिव मतलब नीचे साइड जाएगा ना। हाँ, तो वही हाइपर बोला, क्योंकि ये वाई पड़ गया माइनस एक कांस्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर पड़ गया, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, वाई नेगेटिव ही होगा, मतलब ये ग्राफ नीचे की ओर जाएगा और हाइपरबोला होगा, ये यहां से ऐसे, इसका ये पार्ट इधर वाला होगा नहीं, क्योंकि जेड होता नहीं है नेगेटिव, इसीलिए मैंने बोला कि जब उन लोग केमिस्ट्री में लेंगे तो केवल यही पार्ट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। नेक्स्ट है पैराबोला, पैराबोला हाइपर बोल दिया था क्या, वाई और एक एक्स रहे ना, तो ये पैराबोला होता है, मतलब एक स्क्वायर रहे और एक ऐसे ही रहे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर है और एक का पावर वन है, एक का पावर टू है, तो वो पैराबोला है, और दोनों मल्टीप्लाई रहेगा तो हाइपरबोला, तो ये पैराबोला है, हाइपरबोला ऐसे जाता है, वो नहीं। ओके, काइनेटिक एनर्जी विद द जेट, तो काइनेटिक एनर्जी में तो बस वही रहेगा, ये कांस्टेंट हो जाता है, मॉडुलस आ जाता है ना, तो थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मैंने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, रुको बस सोचने में ही रॉन्ग हो गया, तो हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एन कांस्टेंट था, वो ठीक था, एन कांस्टेंट लेना है ना, स्क्वायर इसका कांस्टेंट होकर इधर चला गया, स्क्वायर मिसिंग था तो भी फर्क नहीं पड़ा, एन कांस्टेंट था तो एक कांस्टेंट में चला गया। हाँ,
और काइनेटिक एनर्जी के साथ जेड। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी। अनित्य बोलो। सर ये जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है उसमें हम लोग को y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर मिला है और आपने बोला वो हम लोग का पैराबोला है। अगर आपने पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स या x स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई बोला, वो मैच नहीं हो रहा है ना। y इसका इक्वल टू के एक्स रहे, मतलब एक स्क्वायर रहे और एक का पावर 1 रहे। x और y में एक स्क्वायर होगा और एक का पावर 1 होगा। एक का पावर 2 एक का पावर 1, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर और x का ग्राफ रहे या x स्क्वायर और y का ग्राफ रहे तो पैराबोला होगा। y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स या माइनस के एक्स वो चलेगा, है ना। हाँ और x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई या माइनस के वाई, प्लस माइनस का मतलब नहीं है, मतलब एक स्क्वायर रहे और एक वाई रहे तो पैराबोला है। नहीं सर, मगर हम लोग को इधर z ये जो हम लोग का y इज इक्वल टू ये जो हम लोग का माइनस के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हम लोग का RHS में है ना। हाँ तो मैं अगर एक्स स्क्वायर को अलग करूँ तो y अपॉन माइनस के आएगा, यानी हम लोग का पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। पैराबोला का इक्वेशन यही है कि एक का कांस्टेंट रहे, एक स्क्वायर में रहे और एक बिना स्क्वायर का रहे तो पैराबोला है। अच्छा, तो मतलब ऐसे कौन सा भी केस है देन आई कैन कंसीडर इट टू बी पैराबोला। हाँ ये सारे केसेज में जिसमें एक स्क्वायर और एक बिना स्क्वायर का हो तो पैराबोला है। ओके 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 सर, थैंक यू। हाँ टोटल एनर्जी का मॉड्यूलस तो ये कितना होगा, ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही है ना। तो ये कितना होगा काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सेस, और ये ग्राफ किसका लिया था, हाँ जेड का। तब ये कांस्टेंट हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से इसका स्क्वायर पड़ गया, ये बिना स्क्वायर का पड़ गया, पैराबोला होगा। और पॉजिटिव पड़ा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ये साइड ये इधर वाला तो लेना ही नहीं था, मतलब वाई एक्स निगेटिव है पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को घेरते हुए जाता है इधर से इधर, बट ये क्वाड्रेंट का लेना ही नहीं था, ये हटा देता है। तो लिटिल बिट लर्निंग रहेगा, बट अभी एक्सपेक्टेड कम होगा आने का, रीजन यही है। ये सब नोट्स मैंने भेज दिया था, नोट्स देख लिया तुम लोगों ने। हाँ नोट्स में केवल एक ही पेज है, अरे ये तो पूरा का पूरा नोट्स भेजना था मुझे, स्कैन करके सब रखा था, ये कैसे हो गया। रुको रुको रुको, किसी ने बोला भी नहीं एक पेज का नोट्स का क्या। अभी व्हाट्सएप चेक करो तो, एक ही पेज कैसे गया पता नहीं, अभी पूरे पेज आ गए ना, देखो तो व्हाट्सएप देख सकते हो ना सब।
नोट्स का भी कर लिया तुम लोगों ने। हाँ, उसमें सब पढ़ चुके हो, लास्ट का 2-3 पेज पढ़ा हुआ है, देख लो, वही सब पेजेस पढ़ा है मैंने। हाँ, आगे भी मेरे नोट्स ऐसा ही आएंगे, पूरे जो मैंने पढ़ा दिया नोट्स तुम्हें भेज दिया करूंगा। सबका स्कैन करके रखा हुआ था, वो लगता फर्स्ट पेज ही ओपन हुआ तो वही चला गया। टेस्ट मिस्टेक आज तक इन्फ्यूज में नहीं हुई है, हमेशा पूरा नोट्स किया है। ओके, मोल कंसेप्ट तो मैंने रुक के अच्छे से लिखवा के कर दिया था, इसके लिए उसका भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर भेज दूंगा उसके भी नोट्स चाहिए तो। ओके देखो, इसमें ग्राफ वाला पार्ट है, वो कहाँ पर है, सबको दिख रहा है क्या? ठीक है, देखो, हाँ, तो ग्राफ वाले सारे पार्ट कर दिए हम लोग है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले डिफाइन तो करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये यहीं तक आने वाला है, तो आज ये हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लिया गया है, हाइड्रोजन एटम्स लिया गया है ना, मॉलिक्यूल नहीं एटम है, और यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया गया 10⁴ वोल्ट के आसपास का है ना, और यहाँ प्रेशर बहुत कम रखा गया, ऑलमोस्ट 10⁻⁴ atm, या ऑलमोस्ट 10⁴ वोल्ट वगैरह ऐसे दिया गया है ना। यहाँ डेटा हटा दो, ये कंफ्यूज करेगा। सिर्फ हम लोग को मतलब है कि लो प्रेशर पर रखा गया है ना, और ये हाई वोल्टेज, तो उतना ज्यादा हाई नहीं रहता, 10⁴ वोल्ट नहीं होगा, बट थोड़ा हाई रहता है। तो इसमें क्या होता है कि अचानक से कुछ रेज बाहर आने स्टार्ट होते हैं, अलग अलग, कुछ विजिबल, कुछ यूवी, कुछ इंफ्रारेड। कैसे बल्ब स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, इंफ्रारेड मतलब हीट वेव, बल्ब स्टार्ट करोगे तो हीट वेव आएगा, इंफ्रारेड आएगा और विजिबल आता है, यूवी नहीं आता। यूवी टॉर्च भी आता है जिससे केवल यूवी लाइट आएगा। तो हाइड्रोजन एटम से ये हो रहा था। अब ये 1885 में ही ये चीज हो गई थी, जब इंडिया कांग्रेस मना रहा था तब तक उन लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना लिया था कि ट्यूबलाइट लो तो उससे यूवी लाइट, इंफ्रारेड और विजिबल आ रही है।
तो ये कैसे हो रहा था किसी को मालूम नहीं चल रहा था कि हाइड्रोजन एटम में ऐसा क्या हो रहा होगा। उस समय तो प्लम पुडिंग मॉडल था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन था, उस समय का मॉडल तो ये था। तो ये तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि लाइट कैसे बाहर निकला, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी कैसा है। तो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बोर ने 1911 में ये थियरी दी, है ना। तो ये 1911 या 1914 वगैरह है कुछ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये थियरी दी। अब जो भी वेवलेंथ आ रहा था, तो रिलेशन बिटवीन wavelengths of visible light, ये किसने बताया? बाल्मर ने। वो एक मैथमेटिशियन था, उसने बता दिया कि ऐसा रिलेशन होगा। जैसे मैं तुम्हें बोलूं 1 4 9 25, इसमें क्या रिलेशन है? 36 है। तुम बोलोगे n स्क्वायर का, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रख दे तो हो जाएगा। उसी तरह से उसको एक 4 वैल्यू मिला था कुछ अलग अलग, 661, वो डेटा याद नहीं है मुझे, ना लर्न करना है। 661 1331 ऐसे कुछ कुछ दिया था। तो ये सब में क्या रिलेशन आ रहा था, उसने एक रिलेशन बता दिया था। ठीक है, तो बाल्मर ने जितना विजुअल लाइट आया उसके बीच रिलेशन बता दिया। उसी तरह लाइमन ने क्या बताया कि यूवी लाइट के बीच में जितना आया, यूवी रेज में जितने भी आए, रिलेशन बिटवीन ऑल यूवी लाइट, है ना, उसके बीच में रिलेशन लाइमन ने बता दिया। इंफ्रारेड में जितने वेवलेंथ आ रहे थे उसके बीच में रिलेशन बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आ गए। सम वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, उसका रिलेशन किसने बताया? पैश्चन ने। और कुछ के बीच में डिफरेंस किसने बताया? ब्रैकेट ने। और कुछ के बीच में डिफरेंस पी फंड ने, या फंड ओनली। और कुछ के बीच में हम्फ्री ने। मतलब जितने विजिबल में आए उसके बीच में क्या रिलेशन है बाल्मर ने बता दिया, जिसके बीच में जितना रिलेशन था लाइमन ने बता दिया। बाकी जो इंफ्रारेड में जो वेवलेंथ आते हैं सबने अलग अलग बताया। रेडबर्ग ने सबको कंबाइन करके एक इक्वेशन दे दिया, बाल्मर, लाइमर, पैश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री मिला के उसने एक रिलेशन दे दिया। उसने बताया कि 1/λ विल बी इक्वल टू, एक अपना कांस्टेंट डाल दिया r, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रेडबर्ग ने एक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया। क्या r का वैल्यू है 109,678 या 677 679, वो चलेगा उतना, पर सेंटीमीटर। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.09 इंटू 10⁻², ये पर सेंटीमीटर कितना है? 5 है ना, तो पर मीटर कितना होगा? टेन एस टू सेवन पर मीटर। 1 मीटर में ज्यादा ही होगा ना, 1 सेंटीमीटर में जितना आता है 1 मीटर में और ज्यादा आएगा, तो 10⁻7 इनवर्स है। 1/λ इधर हो गया। रेडबर्ग ने अपना एक कांस्टेंट दे दिया। उसने बोला कि यदि n1 का वैल्यू, यही लास्ट पेज है मेरा, देखोगे तो सबसे लास्ट पेज, लाइमन सीरीज उसने बोला कि इसी में इंक्लूडेड है ना। उसमें जितने रेज आएंगे अल्ट्रा वायलेट वाले होंगे। n1 का वैल्यू 1 पुट करो और n2 का वैल्यू 2 3 4 वगैरह पुट कर दो तो लाइमन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 पुट करो, ये 2 3 4 पुट करोगे तभी पॉजिटिव आएगा ना। उसने बोला कि बाल्मर का जो सीरीज है वो किसके लिए था? विजिबल के लिए। तो बाल्मर के लिए उसने बोला था कि इसको 2 रखो और ये 3 4 5 वगैरह रखो। उसने बोला कि पैश्चन का भी मेरे ही फॉर्मूला में इन्वॉल्व है। पैश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, वो सब क्या होंगे? सब इंफ्रारेड होंगे। पैश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। तो पैश्चन के लिए बोला n1 का वैल्यू 3 रखो, ये किसका है? n1, और ये n2। इस तरह से तो n1 का वैल्यू 3 रखा गया, तो ये वैल्यू 4 5 वगैरह होगा, 4 5 6 वगैरह, इंफिनिटी तक जाएगा। ये ब्रैकेट 4 है तो ये 5 6 इंफिनिटी तक ऐसे है, ये सब इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ये 5 हो गया तो ये उससे आगे 6 7 वगैरह।
मतलब एग्जांपल बाल्मर का वैल्यू कैलकुलेट करना रहा तो उसने बोला कि बाल्मर का जो भी वेवलेंथ है वो आएगा आर, जो कांस्टेंट है 1/2² माइनस 1/n²। और n का वैल्यू ऑफकोर्स तुम्हें मालूम है कि 2 से ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव हो पाएगा। पैस्चन के लिए उसने क्या बता दिया, पैस्चन सीरीज 1/λ=r 1/3² माइनस 1/n², ऐसे है ना। n का वैल्यू 3 4 5, 3 से ज्यादा 4 5 6 वगैरह। तो एक फॉर्मूला ये रेडी था, बन के रेडी था कि 1/λ इतना हो गया। बाल्मर के लिए, लाइमन के लिए क्या हो जाता फिर, लाइमन के लिए उसने बोला कि फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ r 1/1² माइनस 1/n²। मतलब इसी फॉर्मूला में सब कुछ है, एक फॉर्मूला में उसने सब कुछ कर दिया। ये सिद्धि, ये पहले तुमने पूछा था क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स 100, हाँ ये सब डाउट पहले तुम लोगों ने कुछ पूछा है। हाँ नाउ क्लियर है। ये क्या हो गया, 1/λ=r 1/n1² माइनस 1/2² ऑर्बिट नंबर है। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ये आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि n1 का वैल्यू 1 पुट करो तो n2 का वैल्यू 2 3 4 वगैरह रखते जाओ इस फॉर्मूला में। यहाँ पे ये 1 और ये n2 का वैल्यू 2 3 4 वगैरह पुट करो तो जो लैम्डा आएगा ना वो यूवी रेंज में आ रहा था, और ये वही वेवलेंथ था जो वहां से निकल के आ रहा था, जो प्रैक्टिकली आ रहा था। प्रैक्टिकल जो भी लैम्डा आया उसके लिए एक फॉर्मूला डाल दिया गया। n का वैल्यू इंटीजर है, n का वैल्यू 1 है, तो जैसे मैं बताता हूँ, n नहीं क्लियर हुआ। ये उसने बताया कि जिस सबने अपना अपना फार्मूला दिया, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, विफर्ड, उसने सबने मिला के एक फार्मूला कर दिया रेडवर्क ने। रेडवर्क का डाउट ये ले। हाँ बोलो अंश। सर N1 और N2 एग्जैक्टली किस एक इंटीजर है, कैसे लिखना है इंटीजर वो बता रहा हूं मैं। n1 n2 ही नहीं समझ में आ रहा कैसे इंटीजर है। देखो 1/λ=1/n1 × n2² हुआ, तो उसने बताया कि इसमें सबके फॉर्मूला मिला के उसने एक कर दिए और रेडवर्क कांस्टेंट आ गया। सबका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आया था, सबको मिला जुला के उसने एक फॉर्मूला बना दिया। उसने बोला कि जो लाइमन का फॉर्मूला है, बाल्मर का है, पैस्टन का, ब्रैकेट का, सबको मिला जुला के एक फॉर्मूला बन गया। उसने बोला कि जो भी यदि लाइमन का फॉर्मूला देखना है तुम्हें तो क्या करना होगा कि 1/λ लाइमन के लिए उस पर बोला कि n1 का वैल्यू 1 पुट करो और n2 का वैल्यू 2 3 4 वगैरह पुट करते जाओ, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, लाइमन का होगा। उसने बोला कि लाइमन का फॉर्मूला यही है, सिर्फ मेरे रेडवर्क कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। n1 का वैल्यू 1 पुट करना है, n2 का वैल्यू 2 3 4 5 वगैरह था, बट n1 n2 एग्जैक्ट क्या है किसी को मालूम नहीं चल पा रहा था। बस इंटीजर है, क्यों इंटीजर है, क्या क्यों नहीं फ्रैक्शनल है, क्या है ये। तो ये 30 साल तक किसी को नहीं मालूम चला, 30 इयर्स तक, 1885 से 1915 तक 30 इयर्स तक किसी को ही नहीं मालूम चला कि इंटीजर्स क्यों है, फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्या है n1 n2, इंटीजर क्यों लिया गया। बाल्मर के लिए उसने बोला कि फॉर्मूला किसको पहले फॉलो कर रहा है, 1/r = 1/r = 1/2² माइनस 1/n²। उसने बोला n का वैल्यू 2 से ज्यादा रखो, कितना 3 4 5 ऐसे है ना। यहाँ n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये वैल्यू 2 3 4 रखो। n2 इज व्हाट, ग्रेटर देन ऑलवेज n1। n1 1 होगा तो ये 2 3 4 ये लिखा ना, n2 2 है तो 3 4 5, ये 3 है तो 4 5 6। इससे उसने बोला कि पहले इक्वेशन में r का वैल्यू तो नो नहीं है, n1 का वैल्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, यहाँ 4 पुट करो, यहाँ पे 2 3 4 5 पुट करते जाओ, जो लैम्डा आएगा ना वो यूवी रेंज में। और वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो वेवलेंथ यूवी में आ रहा था, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या तो यूवी में आ रहा था, तो यूवी में जितना आएगा वो लाइमन का फॉर्मूला फॉलो करेगा। उसी तरह n1 का वैल्यू 2 पुट कर दो और n2 का वैल्यू 3 4 5 6 पुट करते जाओ,
तो वो वेवलेंथ आ जाएंगे जो विजुअल रेंज में आ रहे थे, प्रैक्टिकली जो विजुअल रेंज में आ रहे थे। और n1 का वैल्यू 3 पुट कर दिया गया और n2 का वैल्यू 4, 5, 6 पुट किया गया, तो कुछ तो वेवलेंथ आएगा। ये वेवलेंथ वही थे जो इंफ्रारेड में आ रहे थे, मतलब पैस्टन सीरीज के थे। n1 का वैल्यू ग्रेटर देन n2 होगा। उसने बोला कि यूवी वाले रेज चाहिए तो n1 का वैल्यू 1 पुट करो और n2 का वैल्यू 2, 3, 4 पुट करो तो आ जाएगा। बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। n1 का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, n2 का वैल्यू 2, 3, 4 आ रहा है तो यूवी आ जा रहा है। बट फॉर्मुलेशन तो था ना कि ऐसा एक फॉर्मूला आ रहा है जिससे जितने वेवलेंथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ रहे हैं सब इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितने वेवलेंथ आए इस फॉर्मूला को फॉलो किए। कैसे यूवी रेंज में जो आया किस फॉर्मूला को फॉलो किया? यूवी रेंज में आने वाले इस फॉर्मूला को फॉलो कर गए। हाँ, लाइमन वाले को उसने बोला विजुअल रेंज में जितने आ रहे हैं वो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। एन का वैल्यू 2 रख दो, विजुअल वाले के लिए n1 का वैल्यू क्या है 2 और ये 3, 4, 5। तो एक स्ट्रेंज बात था कि ये एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, बट ये फॉर्मूला कैसा है कोई नहीं बता पाया। और यही बिगेस्ट सक्सेस ऑफ बोस थियरी था कि उसने 30 इयर्स के बाद अपने थियरी से फॉर्मूला प्रूव कर दिया। उसने 30 इयर्स के बाद 1914 के आसपास ये फॉर्मूला अपने थियोरेटिकल वैल्यू से प्रूव कर दिया था। प्रैक्टिकली आया था 30 साल पहले 1885 में, और आफ्टर 30 इयर्स बोर ने एक्सप्लेन कर दिया रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहीं तक हम लोग को पढ़ना था, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब उसने क्या एक्सप्लेन किया? उसने बोला कि हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर, मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर। और जैसे हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर लेवल। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके, मान लो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, सब में एटम से इलेक्ट्रॉन जो हो गए फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके पहले सेकंड ऑर्बिट में चले गए। सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन जंप होकर फर्स्ट से सेकंड पे चले गए। तो जब वो लौट के आएंगे, है ना, तो वो एक फोटोन रिलीज करेंगे। बट कितने का फोटोन रिलीज करेंगे? पहले की एनर्जी -13.6 होती है, और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी मैंने बोला था लर्न कर लेना, माइनस कितना होता है 3.4 ना हाइड्रोजन का, थर्ड का -1.51 लर्न करने को बोला था, फोर्थ का -0.85, हाँ, फिफ्थ का -0.53, पांचों लर्न होना चाहिए, वहां एग्जाम में कैलकुलेट करना नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 और सेकंड की एनर्जी -3.4। तो डिफरेंस देखोगे तो 10.2 का है। तो सेकंड से फर्स्ट पे आएगा तो 10.2 का एक फोटोन वो भेजेगा वो। तो उसने बोला कि जो भी पहले सबसे पहला लाइन जो तुम्हें मिलेगा उस फोटोन की एनर्जी 10.2 होगी। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को और एक्साइटेड किया जाए तो सारे एटम में इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेड होकर n=3 पे चले जाएंगे। n=3 पे चले जाएंगे तो जंप करके जब आएंगे तो कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्टली 3 से 1 पे जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एक बड़ा सा फोटोन आ जाएगा। और कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिसमें पहले 3 से 2 पे आएगा, फिर 2 से 1 पे आएगा। तो टोटल कितने तरह के फोटोन दिखेंगे? एक 3 से 1 के गैप वाला, एक 3 से 2 और 2 से 1 वाला। और उसने बोला कि और एनर्जी दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन सारे एक्साइटेड होकर n=4 पे चले गए। n=4 पे चले गए तो वापस आएंगे तो कितने तरह के फोटोन देंगे वो? n=4 से 1 पे आने का कितना पाथ है वो सब सोचो, कितने वेज है आने का? कितने फोटॉन्स आ सकते हैं? आर्यन का सही है, आर्यन पवार, आदित्य भी, आदित्य, हाँ टोटल 6 होंगे।
कैसे? मान लो n इक्वल टू 4 है, तो 4 से डायरेक्ट जंप कर गया किसी किसी एटम में 4 से 1 पे, तो एक बड़ा सा फोटोन बाहर आएगा जिसका डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 1 हो। क्लियर? किसी किसी में वो 4 से 3 पे चला गया होगा और तब 3 से 1 पे आया हो। किसी किसी में 4 से 3 और 3 से 2 चला गया और 2 से 1 आया हो। 1 पे आने का क्या तरीका? 4 से 1 पे जंप करने वाला भी होगा, 3 से 1 पे जंप करने वाला भी कोई ना कोई तो होगा ही। कोई ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन में 2 से 1 वाला भी होगा, तो 1 पे आने वाले 3 होंगे, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1। उसी तरह n इक्वल टू 2 पे जंप करने वाले कौन कौन से हो गए? 4 से 2, 3 से 2, और n इक्वल टू और 3 पे जंप करने वाले 1 आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर चला गया? n2 हो गया, और n2 से n1 लेवल पर आ रहा है तो बहुत आ गया। मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू सपोज, हाँ, सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू n इक्वल टू 4, तो कितने तरह के फोटोन दिखेंगे? 4 से या तो कुछ में 1 पे आ गया डायरेक्ट, या किसी किसी केस में क्या हो गया होगा, 4 से 2 पे चला गया हो, ये भी हो सकता है ना। किसी केस में 4 से 3 पे चला गया हो। अब 3 पे ये अलग अलग केस आ गए हैं, बहुत सारे एटम होगा, मान लो कुछ 10 लाख एटम ऐसे हैं, 1 बिलियन एटम है जिसमें 4 से 1 पे जंप कर गया डायरेक्ट, तो बहुत बड़ा फोटोन आएगा। किसी में 4 से 2 पे जंप किया, किसी में 4 से 3 पे जंप किया, और उसने बोला कि 4 से जब किसी में 4 से 3 पे जंप किया तो हो सकता है 3 से 1 पे आ गया हो, या हो सकता है कि वो 3 से 2 पे चला गया हो। मान लो कुछ 10 लाख एटम ऐसे हैं, 10 लाख एटम ऐसे हैं जिसमें 3 से 1 पे चला गया, कुछ 10 लाख एटम ऐसा है जिसमें 3 से 2 पे चला गया। अब 3 से 2 पे गया तो वापस 2 से 1 पे भी जाएगा वो। तो ये इतने टाइप के फोटोन मिलेंगे ना, टोटल 6 तुम्हें टाइप्स के फोटोन मिल गए। तो ये क्या होगा? ये बोला कि उसने जितने 1 पे जंप कर रहे हैं वो सब यूवी लाइट में होंगे, क्योंकि एनर्जेटिक होंगे वो। जितने इसमें जंप किया वो किस में होंगे? विजिबल। जितने 3 पे जंप किया वो इंफ्रारेड। इसका एक फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस will be n into n minus 1 by 2। ये तो डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही। n इक्वल टू 4 हो जाए तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 4 इंटू 4 माइनस 1, 3 by 2, 6 हुआ ना। एक और देखो, यदि मान लो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 पे जंप कर रहा था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 10। हाँ, 5 n इंटू n माइनस 1, 5 माइनस 5 इंटू 4 by 2, 10 ना। कैसे कैसे 10 आएगा? 1 पे जंप करने वाले कितने होंगे? 5 से 1 पे भी जंप किया, कुछ मिलियंस एटम्स ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट 1 पे जंप कर रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जिसमें 5 से 2 गया होगा तो 2 से 1 भी आएगा। कुछ ऐसे होंगे जिसमें 5 से 3 पे जंप किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 5 से 4 पे गया होगा। अब 5 से 4 पे गया तो 4 पे आ चुका है तो 4 से अलग प्रोबेबिलिटी आ गई। कुछ एटम 4 से 1 पे जाने वाले होंगे, कुछ एटम्स में 4 से 2 पे भी गया होगा, कुछ एटम में 4 से 3 पे भी गया होगा। तो 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये सब पॉसिबिलिटी है। 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 5 से 3, 4 से 3, हाँ टोटल 10 आ गया ना। ये यूवी लाइट, ये विजिबल, और ये सब इंफ्रारेड। अब डाउट बताओ इसमें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे किया? क्लियर है? क्लियर है सबको? Okay, yes, 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 yes. Arya, no. Okay, Abhyuday, yes, 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 yes.
आई डिड नॉट, अरे अच्छा तुम्हारा ही है, यस यस यस, यस 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 यस। वो एक फॉर्मूला है y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 5 to 2 पूछा जाए तो 5 से 2 एक ही टाइप का फोटोन आ गया। नहीं तुम ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू n इक्वल टू 5, तो कितने तरह के फोटॉन्स आएंगे? वो फॉर्मूला नहीं आ रहा, वो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, n1 n2 वाला। ये होगा कि कितने तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकते हैं, मतलब कितने तरह के फोटॉन्स आ सकते हैं। n इक्वल टू, एक बार और करते हैं, फोटॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पेक्ट्रल लाइंस वही है कि स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग वेवलेंथ के दिखते हैं वो कितने आएंगे। जैसे कि n इक्वल टू 6 ले लो, तो सोचो मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर, सब में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 पे है, तो कितने टोटल पाथ फॉलो कर सकते हैं वापस आने के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, कितने तरह का फोटोन आएगा, हर एक जंप के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन आएगा। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब वो लाइन जो स्पेक्ट्रम पे दिखेगा, उसका एक अपना वेवलेंथ होगा, n इंटू एन माइनस 1/2, 6 इंटू 5/2, 15। तो 15 लाइन कैसे दिखेगा, n इक्वल टू 6 पे जंप कर गया, तो कई एटम में ऐसा होगा जिसमें 6 से 1 जंप किया होगा, तो इतना बड़ा फोटोन का जो वेवलेंथ है वो दिखेगा, एक स्पेक्ट्रल लाइन इसका दिखेगा। मान लो लैम्डा आया 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर पे एक स्ट्राइक करता हुआ लाइट दिखेगा, तो तुम बोलेगा अच्छा एक स्पेक्ट्रल लाइन 600 नैनोमीटर का है हुआ। और कौन सा आएगा, कोई तो ऐसा होगा ना एटम जिसमें, कुछ एटम ऐसा होंगे जिसमें 6 से 2 पे जंप किया होगा, तो इसका वेवलेंथ मान लो कि 800 नैनोमीटर आ गया, तो 800 नैनोमीटर पे भी एक लाइट चमकते हुए दिखेगा, तो तुम बोलोगे दो स्पेक्ट्रल लाइन दिख रहा है, एक 600 पे एक 800 पे। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2, उसके बाद 6 इक्वल टू 3 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा, 5 पे भी आएगा, ये सब पे आएंगे ना। 6 7 5 7 4 7 3 7 2 7, ये सब क्या होंगे, यूवी रेज। और 2 पे जंप करने वाले सारे विजिबल, 6 to 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2, ये सब क्या हो गए, विजिबल। इसके बाद वाले सारे इंफ्रारेड, 6 to 3, 6 to 4, 6 to 5, नो क्या कर दिए, 5, हाँ 3 पे जंप करने वाले 3 होंगे, 4 पे जंप करने वाले 2 होंगे, 5 वाले एक ही होगा। तो ये हो गया लाइमन, n का वैल्यू 1 पे जंप करने वाले, 2 पे जंप करने वाले बाल्मर, और ये पैस्चन, ये था ब्रैकेट, और ये था पीफंड, और ये सब जो थे इंफ्रारेड थे। बाल्मर क्या था, विजिबल। तो लिखा है इस तरह से, इतने स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे। तो पूछे n इक्वल टू 6 पे गया कितने स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे, तो 15। बट ये सब हाँ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ, उसका रेंज पूछ रहा हूँ, सब वो करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। उसने रेडबर्ग कांस्टेंट को अपने थियरी से डिराइव कर दिया, कैसे देखो, अच्छा हम्फ्री भी था क्या, n इक्वल टू कितना लिया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, n इक्वल टू 7 लिया था क्या, रुको, नहीं n इक्वल टू 6 लिया है, तो 5 तक ही जंप कर सकता है। n इक्वल टू 7 8 9 लोगे तो 6 पे आ सकता है, तो वो हम्फ्री सीरीज आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, ई का वैल्यू कितना आया था, -2π² m e टू द पावर 4 k² बाई z² n², यही था ना। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को जंप किया जाए फर्स्ट टू हायर ऑर्बिट, है ना। तो जब वो हायर से फर्स्ट पे आएगा, हायर टू लोअर ऑर्बिट, तो फोटोन इमिट होगा। एंड व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, उसने बोला कि जो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन होगा वो दोनों के एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा, En2 - En1। ये फॉर्मूला था ना,
En2 माइनस En1 जितने ये हायर लेवल ये लोअर लेवल, En2 हायर लेवल En1 लोअर लेवल, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का उतना बड़ा एक फोटोन आ जाएगा। hc बाय लैम्डा En2 का वैल्यू कितना हो गया -2 पाई स्क्वायर me2 द पावर 4 k स्क्वायर बाई z स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया, यहाँ रॉन्ग हो गया जो फॉर्मूला लिखने में, -2 पाई स्क्वायर me2 द पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर होता है ना, तो ये z स्क्वायर इधर जाएगा ना, z z स्क्वायर, एक मिनट रुको अभी कुछ मत, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये क्या हो गया k स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया n स्क्वायर और ये z स्क्वायर, तो यहाँ भी काम करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, हाँ 2 पाई स्क्वायर me2 टू पावर 4, यहाँ पे आ गया k स्क्वायर, अब z स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये 1 बाई n2 स्क्वायर और ये 1 माइनस n1 स्क्वायर, यही है ना, ये हो गया n2 स्क्वायर माइनस इसका भी वही फॉर्मूला होगा 2 पाई स्क्वायर me2 टू पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, ऐसा होगा ना, और एक माइनस साइन भी रहता है, यही रहता है ना, ये माइनस साइन इसका, ये माइनस साइन इसका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो hc by lambda will be 2 pi square m e to the power 4 k square z square, ये हो गया 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, ऐसे ही हुआ ना, और hc को इस साइड ला दो डिवाइड करके, तो 1 by lambda will be 2 pi square m e to the power 4 k square z square by hc 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर भी तो था एक, n स्क्वायर h स्क्वायर था, तो ये h स्क्वायर भी एक था, तो यहाँ पे एच क्यू सी आ जाएगा, हाँ अभी ऐसा आ रहा है, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, उसने इस सब को वैल्यू को पुट करोगे तो वो जो कांस्टेंट रेडबर्ग ने लाया था वो आ गया 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर। तो देखो इसमें हुआ क्या, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, उसने बोला कि मान लो कि n1 से n2 पे चला गया, तो जब वापस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो एक फोटोन देगा, उसका एनर्जी कितना कितना होगा hc बाई लैम्डा, वो en2 माइनस en1 होगा, तो उसको माइनस करते हैं हम लोग, en2 माइनस en1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, en2 तुम्हें मालूम है कितना है -2 पाई स्क्वायर me2 टू पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला आया था जो, अब ये दोनों माइनस करोगे तो ये एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। अब उसने क्या किया कि इसका वैल्यू पुट किया, पाई का वैल्यू, m का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, k, z, z तो रहने दो, यहाँ पे z एक कॉमन रहने दो, और h का वैल्यू पुट किया उसने, है ना, c का पुट किया, तो वैल्यू जस्ट उतना ही आ गया 109678, जो अब से 30 साल पहले प्रैक्टिकली आया था, उसके थियरी से आ गया, ये सब वैल्यू पुट कर दो ना तो उसका भी वैल्यू 109678 आ जा रहा है, एग्जैक्टली जो रेडबर्ग कांस्टेंट था। तो ये उसका बिगेस्ट सक्सेस था कि उसने थियरी से प्रूव कर दिया, मतलब उसकी थियरी बिल्कुल राइट थी, उसने बोला कि मेरी थियरी बिल्कुल राइट है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, जो प्रैक्टिकली डेटा आया हुआ 30 साल पहले वो थियोरेटिकली मैंने प्रूफ कर दिया। समझ में आया उसका क्या था, ये 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, तो तुम इससे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में भी जंप करे तो क्या वेवलेंथ होगा, तो आर का वैल्यू तो मालूम है, जेड मान लो हाइड्रोजन है तो 1 ले लो, और फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, n1 फर्स्ट हो गया n2 सेकंड हो गया,
n2 क्या हो गया, हाइयर देन n1 ना। अब ये n1 n2 क्या बन गया, ऑर्बिट नंबर। अब हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट के लिए जंप करें तो क्या करेंगे, जैसे हीलियम प्लस है, इलेक्ट्रॉन n=5 to n=3 पे जंप करे तो वेवलेंथ क्या आएगा, इसको फॉर्मूला में रख देना, 1/r जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये कितना होगा, 1/λ चाहिए, ये 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर है, तो ये क्या होगा, मीटर में ही आएगा ना, इंटू वॉट, जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर, हीलियम है ना, 1/n1 स्क्वायर, n1 कितना होगा 3 और n2 बड़ा होता है मतलब 1/5 का स्क्वायर। इससे वेवलेंथ आ जाएगा ना, लैम्डा जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। या मेथड 2 के लिए बात करें हम लोग, तो तुम ये भी कर सकते हो कि E5 निकाल दो, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 कैलकुलेट करो, -13.6 जेड स्क्वायर कितना है 2 ना, और 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और hc/λ = E5 - E3 कर दें। इसको तुम लिख सकते हो यहाँ से E5 - ऐसा पिछले बार किया था हम लोगों ने, है ना। अब तुम इस बेस से भी कर सकते हो, स्पेक्ट्रम वाले फॉर्म से। हाँ, अभी इसमें क्या डाउट है, अच्छा तुम लोग वही बोले थे h² आएगा, h², अच्छा नीचे ये सब डाउट भेजा है, ठीक है। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला उसने रेडवर्क कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया। इसके आगे क्या होगा वो देखिए, इसके आगे वाले 2-3 पेज और है, वो भेज दूंगा मैं। हाँ, उसने जो बताया था उसमें जेड नहीं था, बट इसने जब प्रूफ किया तो जेड आ गया। क्यों, इसको फॉर्मूला में जेड था ना, उसने केवल हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन किया था कि ये थियरी आ रहा है। बोर ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लाइक एटम सबको इन्वॉल्व कर दिया, सब में जेड का वैल्यू पुट कर दो। हीलियम का वैल्यू कितना होगा, जेड का वैल्यू 2 है ना, ये हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस के लिए कितना होगा, जेड का वैल्यू 2। अब Li2+ का स्पेक्ट्रम रहेगा तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, 3 का स्क्वायर करके आएगा। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रहता है, जेड का वैल्यू 1 रहेगा, तो ये एक टर्म आ जाएगा तुम्हें। बोर में ये भी आ गया, उसने बोला हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू 1 पुट कर दो, देखो वही फॉर्मूला आ गया। ओके, नेक्स्ट। उसने बताया कि जो भी n=1 पे जंप करेगा वो सब बहुत बड़ी एनर्जी होगी, तो उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे, है ना। n=1 पे जंप करने वाला, इसको ठीक से बुकलेट में देख लोगे, ये ग्राफ दिया रहेगा ऐसा, एनर्जी लेवल डायग्राम है। n=1, n=2 का एनर्जी और ज्यादा, 3 की एनर्जी और ज्यादा, 4 की एनर्जी और ज्यादा, 5 की और ज्यादा, ऐसा होगा ना। इस तरह से करते हुए मान लो इन्फिनिटी तक चलेगा, ऐसे ऐसे। क्लियर। तो जो 1 पे जंप करने वाले होंगे डायरेक्टली, उसको कौन सा सीरीज बोला गया, कहीं से भी 1 पे जंप कर रहे हैं, किसी ऑर्बिट से 1 पे जंप करेंगे तो उसको बोला गया कि ये सब विजिबल यूवी रेंज में होंगे या लाइमन सीरीज होंगे। ये क्या हो गया, लाइमन सीरीज, यूवी रेंज। मतलब जितने हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, सब में 1 पे जंप करने वाले, n=1 पे, तो गैप बहुत बड़ा है। n=1 का गैप कितना है, ये कितना होता है, -13.6, ये -3.4 माइनस व्हाट 1.51 -0.85, इंफिनिटी पे वैल्यू कितना होगा, ई का वैल्यू 0 ना। तो जो सबसे बड़ा एनर्जी आएगा वो कितना बड़ा होगा, लाइमन का 13.6 था, तो मैक्सिमम एनर्जी आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम एनर्जी लाइमन में क्या होगा,
जब 2 से 1 पे जंप करे तो मिनिमम एनर्जी, ये गैप सबसे छोटा है, सबसे छोटा कितना होगा 10.2 का ना। लाइमन सीरीज का गैप कितना बड़ा हो गया, ये नहीं कि बहुत बड़ा है कि तुम्हारा कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज वगैरह निकलने लगे, हाँ, बट इतना है कि छोटा मोटा एनर्जी आ जा रहा है, कितना 10.2 से ज्यादा, और मैक्सिमम कितना हो रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्फिनिटी से जंप कर गया था 0 से 13.6, मतलब 13.6 रिलीज किया, 2 से 1 जंप पे जंप किया था 10.2 आ रहा था, लाइमन का रेंज इसी के बीच में। क्लियर? इसका वेवलेंथ निकालना रहेगा तो कितना होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आएगा, लैम्डा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा ना। डेल्टा ई 10.2 कर दो, एच सी का वैल्यू 1240 बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया 1240 बाई 10.2 बाई 10.2, ऑलमोस्ट 124 नैनोमीटर। और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ गया लैम्डा 1240 बाई 13.6 नैनोमीटर, तो थोड़ा सा और छोटा था। लैम्डा का रेंज मालूम है ना, यहाँ इतना से इतना के बीच में आएगा। तो लाइमन सीरीज का जो मिनिमम एनर्जी होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज कौन सा होगा, पहला लाइन जो दिखेगा लाइमन सीरीज में कौन सा होगा, 2 to 1, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया गया तो सेकंड पे गया था, सेकंड से 1 पे आ गया। यदि इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी दिया गया तो n इक्वल टू 3 पे चला गया, तो 3 पे चला गया तो उसको वापस आने का कौन कौन सा वे है, 3 से 1, 2 से 1, 3 से 2, 3 है ना। तो अब 3 से 1 भी मिलना स्टार्ट हो गया, 2 लाइन मिलने लगे, 2 से 1 और 3 से 1, ये दूसरा लाइन है। सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज कौन सा कल आएगा 3 से 1। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन आइटम को और एनर्जी दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, n इक्वल टू 4 पे चला गया, इस लेवल पे चला गया, तो 4 से वापस आने का रास्ता क्या है, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, मतलब तीसरा लाइन लाइमन सीरीज में मिला था, ये थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज कौन सा होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी 4 से 1। लास्ट लाइन क्या होगा, सबसे अंतिम कौन सा मिलेगा, इंफिनिटी टू 1, यही होगा ना। पूछेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसमें आएगी, जो सबसे बड़ा एनर्जी है, इंफिनिटी टू 1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और इंफिनिटी टू 1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा एनर्जी, ये 2 to 1 ना। अच्छा, तो मान लो कि विजुअल पे आने वाले कौन कौन से होंगे, 2 पे जितने लौट के आएंगे सब विजिबल होंगे ना। उसने बोला 2 पे जितने जाओ लौट के आए ये सब विजिबल रेंज होंगे, मतलब कौन सा, बाल्मर सीरीज। 3 पे जितने लौट के आए उसको क्या बोलेंगे, यहां से भी लौट के आ रहे हो, इंफिनिटी तक है, ये पैस्चन। उसने बोला 4 पे जितने लौट के आए उन सबको ब्रैकेट, जितने 5 पे लौट के आ रहे हैं, जो भी जहां से भी आ रहे हैं, यहाँ पे ना 4 पे 5 पे आने वाले, ये पी फंड, और ये सब इंफ्रारेड में होंगे। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी दिखा सकते हो कि किसका ज्यादा किसका कम। तो अपने बुक में अच्छे से दिया होगा, बुकलेट में एक डिस्टेंस वाइज दिया होगा, ये गैप बहुत बड़ा है। सोचो फर्स्ट से सेकंड के बीच का गैप 10.2 का है, और सेकंड से थर्ड के बीच का 3.4 और 1.5, दोनों को माइनस करो 1.9 है ना। यहाँ 1.9 का गैप और यहाँ 10.2 का गैप, मतलब यूवी का मिनिमम भी विजुअल के मैक्सिमम से ज्यादा है। यूवी तो इसी तरह विजुअल से ज्यादा होगा ना एनर्जेटिक। तो बाल्मर सीरीज में इंफिनिटी से भी सेकंड पे आ गया था, कितना आएगा ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, यहाँ 0 है और यहाँ -3.4 है, मतलब 3.4 का गैप है। तो मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन इसका 3.4 का होगा विजुअल का, और इसका मिनिमम एनर्जेटिक फोटोन भी 10.2 का है, और मैक्सिमम तो 13.6 का है। तो इसका मैक्सिमम एनर्जी से भी ज्यादा इसका मिनिमम वाला होगा लाइमन का। और मिनिमम एनर्जी कितनी आएगी जब 3 से 2 पे जंप करे, विजुअल का मिनिमम एनर्जी। उसे विजुअल में मिनिमम कितना होगा जब वो 3 से 2 पे जंप करे, तो 3 की एनर्जी -1.51, 2 की -3.4, दोनों का डिफरेंस कर दो। सिमिलरली n इक्वल टू 3 पे आने वाला। क्लियर? मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा इन्फिनिटी से 3,
मिनिमम यहाँ पर। हाँ, तो ये पूछता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब सबसे बड़ा गैप एच न्यू होता है ना, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये देखो, तो बाल्मर के लिए मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम एनर्जी क्या होगी, 3 से 2 पे जंप करने वाला, 3 से 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, ये माइनस कितना था, -3.4, और ये 3 कितना था, -1.51। ये दोनों माइनस कर दें, अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैक्सिमम कितना होगा जब वो इंफिनिटी से 2 पे जंप करे, तो 3.4 आएगा ना, इंफिनिटी पे 0, 2 पे 3.4, तो इतना बड़ा गैप के बीच में बाल्मर रहेगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड हुआ n=2 पे, n=2 पे, तो 2 से 1 स्पेक्ट्रल लाइन मिला, 1 स्पेक्ट्रल लाइन, और वो भी किसमें होगा, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन मिला, वो भी लाइमन में होगा, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एनर्जी और बढ़ा दे गया, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू n=3, है ना। तो जो तुम्हें अब गैप मिलेगा 3 से 1 वाला एक मिलेगा, एक 3 से 2 और 2 से 1। ये समझ में आ गया क्या, जब 3 पे जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को लौटने का तरीका है कि 3 से 1 पे आ जाए। कुछ मिलियंस एटम्स होंगे जिसमें 3 से 1 पे डायरेक्ट जंप किया, कुछ ऐसा एटम होंगे जिसमें 3 से 2 और 2 से 1 पे आ गया, तो 2 लाइन आ गया। ये फर्स्ट लाइन था लाइमन में, सबसे पहला लाइन तो यही मिला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलेगा तो 2 to 1 वाला। अब लाइमन का ये सेकंड लाइन मिल गया, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन, और यहाँ पे क्या मिल गया, सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन। 2 लाइन यूवी में दिखेंगे, अभी दिखेंगे ना, विजुअल में एक दिखेगा, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर ना, वो विजुअल में आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि और वोल्टेज बढ़ाओ, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू n=4, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितना आया था, अभी बताया था ना 6। कैसे, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1 पे जंप करने वाला, 4 से 2, 3 से 2, 4 से 3, ये टोटल इतने तरह के स्पेक्ट्रल लाइन होंगे ना। हाँ, तो ये पहला लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये थर्ड लाइन मिल गया तुम्हें, लाइमन में तीसरा लाइन मिला तुम्हें, विजुअल का दूसरा लाइन मिल गया, ये सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन मिल गया तुम्हें। क्लियर, n=5 पे जाओगे तो ब्रैकेट का पहला लाइन मिल जाएगा, n=6 पे चले गए तो पीफंड का पहला लाइन मिल जाएगा, n=7 पे जाओगे तो हम्फ्री का पहला आएगा। अब बताओ डाउट। नहीं, जस्ट इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा 2-4 मिनट और है। 10 o'clock से लेक्चर है ना। टू 2:30 हो तब ठीक है, तो तब 10 मिनट एक्सटेंड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये तुम्हें याद करना होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, पहला लाइन जो तुम्हें मिलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कौन सा होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स 3 से 2 पे आए, मतलब सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन n=3 पे गया, 3 से 2 पे जंप करेगा तो फर्स्ट लाइन मिलेगा, सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर। फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर क्या होगा, ये लिस्ट एनर्जेटिक आएगा, होगा ना, लिस्ट एनर्जेटिक होगा, तो लैम्डा इसमें क्या आएगा, hc/λ, फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगा और लैम्डा मैक्सिमम आएगा, यही होगा ना। लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर, क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको छोड़ो, वो थियर कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चंस तो बाद में भी देख सकते हो, क्या कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी आंसर कर दोगे। इंफिनिटी से 2, हाँ इंफिनिटी से 2, तो ये लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर होगा, और कहां से आ सकता है, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी फोटोन की मैक्सिमम होगा एच न्यू, और लैम्डा क्या होगा, मिनिमम ना। उसी तरह
फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्चन कौन सा होगा बताओ, अब सबका आंसर आना चाहिए। लाइमन, बाल्मर, पैस्चन। हाँ 4 से 3, राइट। 4 से फिर 3 पे जंप करने वाला पहला लाइन हो गया। यहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगी ना, बहुत छोटी एनर्जी आएगी, और लैम्डा मैक्सिमम ऑफ द पैस्चन। सेकंड लाइन इसका कौन सा होगा? अच्छा लास्ट लाइन लिखना था, कोई बात नहीं। सेकंड लाइन कौन सा होगा? 5 to 3 लास्ट लाइन, या इसका लिमिट इंफिनिटी से 3। हाँ गुड गुड। तब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये आते रहता है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन टू थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर। तो 1 by lambda is equal to r z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर होता है। तो तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला कि लैम्डा ऑफ द सेकंड लाइन, लैम्डा 2 ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, आर जेड का वैल्यू 1 ही मान के चलो, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन नहीं भी रहेगा तो रेशियो में तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो तो जेड जेड कैंसिल होने वाला, जेड स्क्वायर ही रखते हैं, काम करते हैं। 1 बाई क्या रखेंगे? सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन, लाइमन के लिए वैल्यू 1, और ये वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट लाइन मतलब 2 to 1, सेकंड लाइन मतलब 3 to 1, इसलिए वो समझना जरूरी था। सेकंड लाइन मतलब 3 to 1, थर्ड लाइन 4 to 1, फिफ्थ लाइन 5 to 1, लाइमन सीरीज का, डिवाइडेड बाई किससे हम लोग को करना? लैम्डा 3 ना, वो आरजेड स्क्वायर बाई वॉट, बाल्मर का वैल्यू है तो ये वैल्यू 2 होता है। बाल्मर के लिए n1 2 था, पैस्चन के लिए 3 था, ब्रैकेट का 4, डिफरेंट का 5, n1 फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है ना, लाइमन का 1, बाल्मर का 2, पैस्चन का 3, ब्रैकेट का 4 ऐसे। ये बाल्मर है 2 माइनस व्हाट 1 बाई कौन सा लाइन बोला है? थर्ड लाइन। क्या लिखे यहाँ पे? हाँ गुड, सबको समझ में आ गया। नहीं, एक आंसर रॉन्ग हुआ, 2 आंसर रॉन्ग हुआ, बाकी सबका राइट है। 3 to 2 पहला लाइन है, 4 to 2 दूसरा लाइन है, 5 to 2 तीसरा लाइन होगा, तो ये होगा 5 to 2। तो यही नहीं समझ में आता क्या सेकंड क्या तीसरा कैसा पूछ रहा है ये। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और ये देखो रेशियो यहाँ पर उल्टा पड़ जाता है, तो दोनों आंसर दिया रहता है वहां पर। लैम्डा 3 बाई लैम्डा 2 आ गया ना, तो लास्ट में एक बार इन्वर्ट कर देना, ये लैम्डा 3 बाई लैम्डा 2 हो गया। हम लोग को क्या चाहिए था? दिस बाई दिस ना, और ये भी एक आंसर रहता है। तो कुछ तो इसी का चक्कर में रॉन्ग हो जाता है। ये कितना हो गया? 1 माइनस 1 बाई 9, मतलब 8 बाई 9। ये कितना हो गया? 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5, 21 बाई 25 ना। हाँ ये 1 बाई 4 और ये कितना हो गया? 25, तो इसको 100 मान लो, ये 21 बाई 100 ऐसा कुछ होगा ना। तो इसके बाद फिर से एक रिवर्ट कर लो, आंसर कैलकुलेशन चेक कर लेना, वो चलेगा। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 3 क्या होगा? इन्वर्ट करके आंसर लिखना जो भी आ रहा हो। क्लियर हो गया अभी कैसे हुआ? क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन तुम लोग बता दो फिर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो करना है अभी हम लोग, इस पे ज्यादा ध्यान देना जो आज किया अभी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पैस्चन।
अच्छा आ गया आंसर, ठीक है। तो मुझे करके देखना होगा, इसी तरह कुछ लिखा हो मैंने। आंसर क्या है मुझे सॉल्व करने के बाद ही मालूम चलेगा। देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन मतलब बिगेस्ट एनर्जी, सबसे छोटा वेवलेंथ तो कौन सा होगा, इन्फिनिटी टू वन, ये होगा ना। और ये हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एचसी बाई लैम्डा मतलब मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी पैस्चन के लिए, पैस्चन किस पे जम करता है, लाइमन, बार्मन, पैस्चन, एन इक्वल टू 3। 3 पे आना चाहिए सबसे छोटा एनर्जी, तो 4 to 3 ना। पैस्चन पे जम करना तो 3 है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे छोटी एनर्जी 4 से 3, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इन्फिनिटी टू 3। ये दो का रेशियो चाहिए, तो 1/λ1 जो चाहिए, λ1/λ2 चाहिए। यहाँ पर हम लोग का λ2/λ1 आएगा, वो कितना हो गया, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ये λ2/λ1 आएगा, याद रखना λ1/λ2 चाहिए हम लोग को। ये 1 आ गया ऊपर, ये 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर 1 बच गया, इधर कितना हो गया 7 ना, 16 माइनस 9, 7/16 into 9 ना। λ1/λ2 वापस इसको उल्टा कर देना, 7/16 into 9। 144, हाँ, तो 7/144 ये आंसर किसी का आया था, 7/144 आर्यन का आया था, आर्यन पवार। आदित्य 144 नहीं नहीं, उल्टा करना है, यही मैंने बोला कि एक बार रिवर्ट करना मत भूलना। ये चाहिए था λ1, ये है, तो तुम्हें λ1/λ2 चाहिए ना, इस फॉर्मूला से देखो λ2/λ1 आ गया। ये एक बार इन्वर्ट करना मत भूलना, इसके चक्कर में भी रॉन्ग होता है ये पार्ट। यहीं पे इन्वर्ट हो गया ना, हम लोग को चाहिए था दिस बाय दिस λ1/λ2, बट फॉर्मूला का λ2/λ1 आ रहा, वापस रिवर्ट करना होगा, तो ये 7/144 आया। हाँ, डाउट किसका था बताओ। हाँ, किसी का डाउट है इसमें, इन्फिनिटी -1 होना चाहिए मतलब, भार्गव। हाँ भार्गव बताओ, अनम्यूट किया, बताओ। हाँ सर, वो जो λ1 कैलकुलेट कर रहा है ना, उसमें हम लोग ने 1 माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर क्यों लिया, मतलब 1 स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर क्यों लिया नीचे, 1/इन्फिनिटी स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है। हाँ, तो हम लोग को 1/इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर। नहीं, n1 हमेशा 1 होगा, वो याद रखो। 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 लो छोटा वाला वैल्यू पहले है, n2 बड़ा वाला वैल्यू। हाँ 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 हाँ। ये प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा, और कुछ नहीं। ओके, तो